गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग। ये पहचान गए आप लोग? क्या पढ़ा था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी। ओके, तो सबसे एक बार मिल लूँ पहले मैं। हिमांशु। ओके, आप तो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हिमांशु है ना? सब कुछ समझ आ रहा है बेटा? कोई डाउट्स तो नहीं? कौन सा स्कूल से बेटा? गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल हमारे। कहाँ से? हमारे ठीक है। अच्छा, ओके। मैं आपसे मिल चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। पहले मिल चुके हैं ऑफलाइन में? ऐसा लगा मैं आपको देख लूँगा। पहले ऑफलाइन आ चुके हो कभी? नहीं, क्या कुछ नहीं? मानो आप क्लास करते हैं प्रीवियस स्टार्टिंग से पढ़ा है? सब कुछ समझा रहा है बेटा? चलिए, आप बेटा? शिव कुमार भी स्टार्टिंग से शायद पीछे से आया। कौन से टॉपिक से आता है? ओह माय गॉड, आप अभी भी डॉक्टर बनने वाले हो, एकदम रेडी। प्रेजेंस ऑफ माइंड। शिव कुमार, ओके। याद रखना बेटा। आकाश, आकाश आप कब से हो? शुरू से पढ़ना है आपको? सब कुछ समझ आ रहा है बेटा? संदीप, सचिन पुष्पा, सचिन स्टार्टिंग में है क्या? नहीं, बीच में ज्वाइन किया था। ओके, चलिए। आप लोग कहाँ से बेटा? केला। आप? मुरैना, बहुत दूर से आ गए। क्या है आप कहाँ से बेटा? गर्मी। चलिए, गर्मी। ओके, आपकी तो जगह बहुत फेमस है, किस चीज के लिए? डॉक्टर है सब। अरे भाई, गर्मी में कौन सा वेटरनरी या फार्मेसी का है कॉलेज, उसके लिए फेमस है ना? डॉक्टर का फेमस है वो हॉस्पिटल है सर। कौन सा हॉस्पिटल? सर हॉस्पिटल पैरालाइसिस के लिए सर बहुत फेमस है। अच्छा, चलिए हम स्टार्ट करें। तो आपने देख लिया बेटा कौन सा टॉपिक ज्वाइन किया था? पीछे से किया था। पादप जगत से। पादप जगत में स्टार्ट किया जीवाणुओं से। सेल बायोलॉजी तो मैंने पढ़ाई नहीं है, पढ़ाया था नहीं सिर्फ वो केवल कोशिका के प्रकार पढ़ाए। दो करने कोशिका, यू करने बस। अब मुझे समझ आ गया। तो आपने सेकंड या थर्ड लेक्चर से ज्वाइन किया, ठीक है ना? चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। दीपक मेरा वही सर है बेटा। दीपक, हेमंत, कान्हा और मोनू सर। यस सर, यस सर, यस सर। मोनू स्क्वायर हो गया मेरे पास। चलिए तो स्टार्ट करें हम लोग। तो अभी तक हम लोगों ने जो मैंने आपको स्टार्ट किया, सबसे कठिन टॉपिक से स्टार्ट किया, जो 11th के पहले टॉपिक यानी कि पादप वर्गीकरण से, जीवों के वर्गीकरण से। हमने अभी तक क्या पढ़ रहे थे? 5 जगत वर्गीकरण पढ़ रहे। 5 जगत वर्गीकरण, जिसमें जीवों को 5 जगतों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? मोनेरा जगत, जिसमें सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आते हैं, जैसे जीवाणु हो गए, ठीक है ना बेटा? सेकंड हमने स्टार्ट किया था प्रोटिस्टा जगत, जिसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आ रहे हैं, याद है कि नहीं? जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आता है। और तीसरा जगत आता है जगत फंजाई यानी कवक जगत, जिसमें हम फंजाई यानी फफूंद के बारे में अध्ययन करेंगे। और अगला जगत आता है पादप जगत यानी प्लांट किंगडम, और फिर आता है आपका एनिमल किंगडम। तो लास्ट क्लास में आई थिंक अपन ने प्रोटिस्टा जगत तक खत्म कर लिया था और कवक जगत स्टार्ट कर दिया। मैं स्टार्टिंग से कवक जगत की बात करता हूँ, ठीक है ना बेटा? आप लोग नोट्स बनाते आते, मैं लिखवाते था नोट्स है ही है, हाँ, नोट्स आपके पास तो होंगे ही, लेकिन जो मैं क्लास में बताता हूँ बोर्ड पे, उसको जरूर। उससे क्या होता है बेटा कि हम कम समय में बहुत सारी चीजों को रिवाइज करें। जैसे एग्जाम के लिए हमारे पास 10 दिन बचे रह गए,
तो हम वाले नोट्स नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए हमारे रजिस्टर में लिखा होगा, हम उसको हाल रिवाइज कर लेंगे, उसको रिवाइज करने में कम समय लगता है। और दूसरा जो चीज हमने अपने हाथ से लिखी है वो हमें लंबे समय तक याद रहती है और जल्दी कवर भी हो जाती है। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट टाइम कुछ बच्चों के साथ ऑफलाइन मिला हुआ हमें, चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं हम। तो हम तीसरा जगत पढ़ रहे थे कवक जगत। कवक जगत यानी कि किंगडम फंजाई। कोशिश ये करें हम दोनों तरह के नाम याद करते चले, ठीक है ना? दोनों तरह के नाम याद करते चले, ठीक है? इससे क्या होगा, हम इंग्लिश मीडियम वालों से भी आगे निकल जाएंगे। याद रखें, हिंदी वाला बच्चा इंग्लिश में पढ़ाई कर सकता है धीरे धीरे कोशिश करके, लेकिन इंग्लिश वाला बच्चा कितनी भी कोशिश कर ले वो हिंदी के शब्दों को पढ़ाई नहीं कर सकता। ये प्रकृति का नियम है। उनको हिंदी पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, तो हिंदी लिखने पढ़ने में। और हिंदी वाला बच्चा कोशिश करता रहे तो कोशिश करते करते एक समय में इंग्लिश की बातों को समझ लगता है, लिखने। ठीक है? तो जब आप डॉक्टर बन जाओगे और जब आपकी थोड़ी बहुत रैगिंग होगी, रैगिंग समझते हो? यस सर। मेडिकल कॉलेज थोड़ी बहुत हो जाती है इंट्रोडक्शन टाइप की, तो उसमें आप हिंदी में बोलते तो आपको इम्पोर्टेंस आपके में तो पावर बढ़ जाता है। याद है? ठीक है? तो फाइनली हम इस पर बात स्टार्ट करें। हमने देखा था कवक जगत यानी कि फंजाई में ऐसे जीवों को रखा गया है जो सभी यूकेरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? यूकेरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ये सभी बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय होती है यानी कि एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना। ठीक है? इसके साथ साथ बहुकोशिकीय ये सभी में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति कवक के अलावा जीवाणुओं में और पादपों में, लेकिन तीनों की कोशिका भित्ति में हमें अंतर मालूम पड़ गया। जीवाणु की कोशिका भित्ति मुख्यतः पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, कवकों की काइटिन की बनी होती है और पादपों की सेलुलोज। तो कोशिका भित्ति, इसके साथ साथ इसमें अपन देखें कि कवक जगत में सभी विषमकोशी जीव आते हैं। विषमकोशी यानी कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले जीव आते हैं। यानी ये जीव अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं कर पाते, दूसरे से जीव भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है ना? तो ये बात हमने डिस्कस कर ली कि कवकों की कोशिका भित्ति काय की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। मैं लास्ट क्लास में आपको लिखवाया था, यहाँ पर नीट में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज काइटिन, काइटिन क्या होता है। तो आपको मैंने शायद लिखवाया था ये कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा? पॉलीसेकेराइड। ऐसा पॉलीसेकेराइड है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, इसलिए इस पे यहाँ पर अपन ने लिखा था नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड। क्या होता है? नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड। यानी कि याद रखना ये नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड ध्यान दीजिएगा भाई। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि बहुकोशिकीय, लेकिन एक अपवाद पड़ा था। कौन सा? ईस्ट। वेरी गुड बेटा। ईस्ट एक कवक है, लेकिन ये कैसा होता है? एक कोशिकीय। याद रखिएगा, एक कोशिकीय फंजाई कवक पूछा है, कौन सा हो गया? ईस्ट हो गया। फिर हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी विषमकोशी कवकों में पोषण। तो हमने देखा था 3 टाइप का मिल रहा था, लास्ट क्लास में बताया था। आप सभी थे लास्ट क्लास में? सब थे? मैं रिपीट कर देता हूँ। चलिए, तो कवकों में पोषण की बात करें। 2 मिनट का टॉपिक रिपीट करता हूँ। कवकों में पोषण।
पोषण माने भोजन कैसे लेती है। तो आपको बताया सभी कवक कैसे होते हैं, विषम पोषी होते हैं, यानी कि अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं कर पाते। तो इसके लिए ना ये 3 तरह का पोषण शो करते हैं। एक तो आता है परजीवी, यानी कि दूसरे से भोजन को ग्रहण करते हैं और उसको बीमारी देते हैं। याद रखना, परजीवी पोषण में हमेशा 2 जीव भाग लेते हैं, जिसमें से एक जीव को तो होता है फायदा और दूसरे को होता है नुकसान। ठीक है ना। तो जैसे हमें दांत का खुजली हो जाती है, तो खुजली के लिए मेन मुख्य कारण किसका होता है, कवक। कवक हमारे शरीर पे ग्रो कर गया, अंजाई लग गई, फंगल इन्फेक्शन हो गया। तो फंगस तो हमारी बॉडी पे रह रहा है, उसको रहने के लिए जगह भी मिल रही है और हमारे शरीर से पोषण यानी खाना भी दे रहा है। लेकिन हमें क्या कर रहा है, वो बीमारी दे रहा है, खुजली दे रहा है कि नहीं। तो याद रखना, कवक जो होते हैं वो परजीवी पोषण शो करते हैं। इसके साथ साथ कवक मतलब जीवी भी होते हैं, मतलब जीवी जिसमें कवक सड़े गले मृत पदार्थों से भोजन को ग्रहण करते हैं। आप देखो कोई चीज सड़ रही हो, किसी जंतु का शरीर सड़ रहा हो, किसी पादप का शरीर सड़ रहा हो, या कोई खाने की चीज सड़ रही हो, ब्रेड पर पानी लगा के रख दें, चपाती पे रोटी पे पानी लगा के रख दें, तो देखते हैं दूसरे दिन इसमें फफूंद लग जाती है कि नहीं। तो जब जीव सड़े गले मृत पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं तो कौन सा हो गया, मृतक जीव हो गया। कौन सा बेटा, मृतक जीव। क्लियर हो गया बात। थर्ड नंबर पे इसमें आते हैं सहजीवी। सहजीवी यानी कि इस तरह के पोषण में भी 2 जीव भाग लेते हैं, लेकिन दोनों को क्या होता है, फायदा। यहाँ पर एक को फायदा एक को नुकसान होता है, यहाँ पर एक को फायदा और दूसरे को भी फायदा ही होता है। दोनों क्या होता है, फायदा। यानी ऐसा बिजनेस हो गया जिसमें दोनों को प्रॉफिट होगा। इसका उदाहरण हम बायोलॉजी में बहुत बार पढ़ेंगे। यहाँ पर भी मैंने आपको याद करना स्टार्ट कर दिया था, कौन सा, लाइकेन। लाइकेन जो होते हैं ये पार्टनरशिप करते हैं, इसमें कवक भी होता है और शैवाल। कवक और शैवाल। कवक जो होते हैं वो मट्टी से, सॉइल से पानी को अवशोषित करते हैं, मिनरल्स को यानी खनिज तत्वों को अवशोषित करेंगे, शैवाल को दे देंगे। शैवाल को फायदा हो गया। शैवाल प्रकाश अवशोषण करेगा और किसको दे देगा, कवक को दे देगा। क्या है, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे। ठीक है। तो ये कौन सा न्यूट्रिशन हो गया, सहजीवी। तो कवकों में 3 प्रकार का पोषण मिल रहा है। हमने देख लिया कौन कौन सा, परजीवी, मृतकजीवी, सहजीवी। आई थिंक लास्ट क्लास तक अपन ने यहाँ पर फिनिश कर दिया। याद आ गया सभी को। चलिए अब मैं आगे की बात स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक सबने नोट भी कर रखा है। नोट कर लो तो ऑनलाइन बच्चों नोट है बेटा, मानो। यस सर। बहुत बढ़िया भाई। हो गया, चलिए। तो अब कवकों की आगे बात स्टार्ट करें। तो हम बात करेंगे
यानी कवकों में हमने देख लिया कि कवक हमेशा ईस्ट को छोड़कर बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। और परजीवी, सहजीवी और मृतोजीवी 3 तरह का पोषण शो करते हैं। अब आगे की बात देखें, हम बात करने वाले हैं कवकों की संरचना। कवकों की संरचना यानी कि हम माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोप समझते हैं सभी लोग? सूक्ष्मदर्शी जिसे बोलते हैं, ठीक है ना? चलिए, माइक्रोस्कोप की बात करें तो हम माइक्रोस्कोप से कवकों को देखते हैं। ध्यान सुनिए भाई बात। तो कवक को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें धागे के समान संरचना दिखाई देती है। कवक को माइक्रोस्कोप से देखें तो किस तरह से देती है? धागे के समान। कवकों के जो धागे होते हैं, इन धागों को बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं? हाइफी। याद रखिएगा, एक धागे को क्या बोलते हैं? हाइफी। ठीक है, जो वर्ड आपको याद कर रहा हूं वही याद करना, जिससे नीट में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? यस सर। तो आप देखोगे कवकों को माइक्रोस्कोप से या सूक्ष्म से देखें, उसमें धागों के समान संरचना दिखाई देती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? हाइफी। और ये बहुत सारे हाइफी मिलकर एक जाल के समान संरचना बना देते हैं। जाल के समान संरचना बन रही है, इस पूरे जाल को बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं? माइसीलियम। याद रखिएगा, ठीक है? यानी एक को तो बोला गया हाइफी और सारे हाइफी, बहुत सारे हाइफी में माइसीलियम है। तो आपने कभी किसी कवक को देखा होगा तो माइसीलियम फॉर्म में मिलता है नहीं, जाल जैसा होता है क्या? तो ये हो गया माइसीलियम। अब मैं जैसे एक हाइफी को निकाल दूं, मैंने एक धागे से संरचना को निकाल दिया, उसको माइक्रोस्कोप से देखो तो देखोगे आप ये जो हाइफी होता है ये भी 2 तरह का होता है। मान लो मैंने एक हाइफी निकाल दिया, उसको भी माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं बड़ा करके, तो ये भी हमें 2 तरह के हाइफी दिखाई देते हैं। एक तो वो हाइफी होते हैं जो विभाजित होते हैं, और एक हाइफी ऐसे होते हैं जिनमें विभाजन नहीं होता। ठीक है ना? एक तो हो गए विभाजित, एक हो गए अविभाजित। यानी कि ये हो गए विभाजित और ये हो गए मेरी हिंदी भी वीक है, ठीक है? तो विभाजित और अविभाजित हो गए। ठीक है ना? विभाजित का मतलब आपने देखा ये जो विभाजन मिल रहा है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में सेप्टा। हम लोग भी सेप्टा याद रखेंगे अभी। सेप्टा, सेप्टा प्रेजेंट है तो हो गए वो विभाजित, इसलिए इन्हें ध्यान सुनना। तो ऐसे कवक जिनमें सेप्टा यानी कि जो विभाजित होते हैं, कुछ कह रहे हैं बेटा? ओके, तो उन्हें क्या बोलते हैं अपन? विभाजित कैसे होते हैं? क्या बेटा मोनू? सर ये विभाजित कैसे होते हैं? विभाजित मतलब इनमें जो यहाँ पर एक लेयर मिलती है, एक परत मिलती है, जिससे ये अलग हो गया, ये कोशिका अलग हो गई, ये कोशिका अलग हो गई, ये कोशिका अलग हो गई, और यहाँ पर विभाजन नहीं मिलता तो ये पूरे में एक जैसे ही हो गया। कैसा हो गया? एक जैसा। ठीक है? तो ये विभाजित मिल रहे हैं, यानी जिनमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, इन्हें सेप्टेटेड या सेप्टेट कवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेप्टेट कवक, याद रखिएगा। और जिनमें विभाजन नहीं मिलता उन्हें अनसेप्टेड कवक बोला जाता है।
याद रखिएगा, ये दोनों संरचना के बेसिस पे ही, इसी के आधार पे कवकों का वर्गीकरण किया गया है। ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन मिलता है आपको कि कवकों को जब हम वर्गीकृत करते हैं तो इसी विभाजन के आधार पे करते हैं। जैसे मैं भी आपको कवकों का वर्गीकरण बताऊंगा तो 4 तरह के कवक बताऊंगा। कितने तरह के बताऊंगा? 4 तरह के। उन 4 तरह के कवकों में विभाजन के आधार पर ही अंतर मिलता है। जैसे सबसे पहले अपन देखें एस्कोमाइसीटीज, और बड़ा लिख दूं मैं, एस्कोमाइसीटीज मतलब देखो सत्यान में दिखाई नहीं दे रहा होगा वो। तो जिनमें सेप्टा प्रेजेंट है कौन कौन से हो गए? फर्स्ट हो गया एस्कोमाइसीटीज, दूसरे इसमें आते हैं बेसिडोमाइसीटीज, बेसिडोमाइसीटीज, और तीसरे आते हैं ड्यूट्रोमाइसीटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आपके लिए नाम थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे होंगे लेकिन मैं बार बार बोलूंगा, श्री हनी सिंह के गाने के समान हमें याद हो जाए। ठीक है, हनी सिंह को जानते हो आप लोग? जानते हो ना, कितने कठिन कठिन गाने बनाता है, समझ में नहीं आते, लेकिन आजकल के बच्चे उसको आसानी से गाए आते। क्यों गाए आते? यदि मान लो कोई हनी सिंह का गाना आ गया तो मैंने आपको डायरी में लिख के दे दिया और आपने सुना नहीं हो कि याद करके लेके आओ, तो याद कर लाओगे आप? नहीं कर पाओगे। लेकिन वही गाना आपने कई बार सुन लिया और आपको मैंने मोबाइल फोन में दे दिया ईयरफोन के साथ में, तो आप 10 मिनट बाद याद करके आ जाओगे। विज्ञान साइंस ये कहता है कि हम किसी भी चीज को जितनी बार सुनते हैं उतनी जल्दी वो चीज हमें याद हो जाती है। तो कवकों को सेप्टा के बेसिस पे या विभाजन के बेसिस पे वर्गीकृत किया गया है। तो कवकों का 3 वर्गीकरण ऐसा है जिनमें सेप्टा उपस्थित होते हैं यानी कि विभाजित होते हैं। कौन कौन से? एस्कोमाइसीटीज, बेसिडोमाइसीटीज, ड्यूट्रोमाइसीटीज। मेरे साथ रिपीट करेंगे, सबके ऑडियो म्यूट रहने चाहिए लेकिन सबको रिपीट करना है। कौन कौन से? एस्कोमाइसीटीज, बेसिडोमाइसीटीज, ड्यूट्रोमाइसीटीज। ठीक है, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडोमाइसीटीज और ड्यूट्रोमाइसीटीज। ठीक है, और एक ऐसा ग्रुप आ गया जिनमें अविभाजित होते हैं, वो कौन से हो गए? फाइकोमाइसीटीज। कौन सा आ गया बेटा? फाइकोमाइसीटीज। यहां तक क्लियर हो गया? फाइकोमाइसीटीज। तो आप देखोगे कवकों को हम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं, एक सेप्टेड कवक, एक अनसेप्टेड कवक, यानी कि विभाजित कवक और अविभाजित कवक। मैं कभी भी पूछो अविभाजित कवक कौन कौन से हैं तो फाइकोमाइसीटीज। विभाजित कवक कौन कौन से हैं? सबको क्लियर हो गई वाली बात? ठीक है ना। अब जो विभाजन है वो है किसमें? हाइफी में। हाइफी मालूम होनी चाहिए कवकों के एक धागे के बोला है और सभी धागे मिलकर क्या बना लेते हैं? माइसीन। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? चलिए, तो ये तो अपन ने सेप्टा के बेसिस पे कवकों का वर्गीकरण देख लिया। अब नोट कर लीजिए पहले। हाँ बेटा, नोट कर लीजिए पहले। सर माइसिलियम माइसिलियम क्या बोलते हैं बेटा? एक धागे को क्या बोला गया? हाइफी। और सभी हाइफी मिलकर, बहुत सारे हाइफी मिलकर एक जाल के समान संरचना बना देते हैं। इस जाल के समान संरचना को क्या बोलते हैं? माइसिलियम।
ओके सर। माइसिलियम बेटा। ओके भाई, चलिए ये तो अपन ने माइसिलियम की बात कर ली और हाइफी की बात कर ली और विभाजित अविभाजित फंजाई की बात कर ली। यानी कि जब मैं आपको कवकों का वर्गीकरण बताऊं तो पहले से आपको पता चल गया सारी चीजें कि कवकों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिलोमाइसीटीज और डिप्लोमाइसीटीज। ठीक है, तो प्रोटिस्टा का मुझे बताया, प्रोटिस्टा को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया था अपन ने? 5। कौन कौन से? डायसल्फाइड, डायनोसिलिएट, लिग्निनाइड और एस्कोमाइड और प्रोटोजोअन। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, बहुत बढ़िया भाई। तो प्रोटिस्टा को भी अपन ने 5 वर्गों में बांटा है। ऐसे दिमाग में बिल्कुल रुचि तुरंत बात कि प्रोटिस्टा को सबसे पहले राइजोफाइट्स, फिर डायनोफ्लैगेलेट्स, फिर यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। ठीक है, चलिए भाई अब हम बात करेंगे कि कवकों में जो हाइफी होते हैं, जो मैंने जाल के समान संरचना वाले आपको बताए, ये कभी कभी अलग संरचना भी बना देते हैं। कभी कभी बनाएंगे, हमेशा नहीं बनाएंगे। यानी ये एक को तो बोल रहे हैं हाइफी और ये सारे हाइफी मिलकर जाल के समान संरचना बना रहे हैं, जिससे बोल रहे हैं माइसीलियम। कभी कभी ये हाइफी जो होते हैं ये अलग तरह की संरचना भी बना देते हैं। क्या करते हैं? कभी कभी ये इस तरह की संरचना बनाते हैं, एक हाइफी, दूसरा हाइफी, तीसरा हाइफी, यानी कि जड़ों के समान। पेड़ों की जड़ें होती हैं, उनके समान भी संरचना बना देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम दे रहा हूं, जब कवकों के हाइफी, ध्यान सुनिए भाई, जब कवकों के हाइफी जड़ों के समान संरचना बना लेते हैं तो ऐसे हाइफी को या ऐसे कवकों को राइजोमॉर्फ बोलते हैं। राइजोमॉर्फ बोला जाता है, याद रखिएगा, राइजोमॉर्फ। हो गया। बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में कहीं पे भी राइजो वर्ड मिल जाए आपको दिखा हुआ, राइजो, राइजो, इसका मतलब भी क्या होता है? जड़ों से संबंधित बात है। किससे संबंधित बात है? जड़ों से। कभी नाम सुना है? एक का नाम उदाहरण दो। राइजोपस, राइजोबियम सर। राइजोबियम जो मैं सुनना चाह रहा था वो आ गया। आपने कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था राइजोबियम, ये क्या था? जीवाणु था। लेकिन जीवाणु सर। कौन सा जीवाणु था? जो जड़ों के साथ सहजीवी रूप में था, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहा था। याद आया? यस सर। तो वो जीवाणु सर। जड़ों के साथ जुड़ा हुआ है, राइजोबियम। राइजो मतलब क्या हो गया? जड़ों से संबंधित बात हो। तो जीव विज्ञान में कहीं भी राइजोबियम मिलता है यानी कि जड़ों से संबंधित बात चल रही है। तो यहाँ पर राइजोमॉर्फ, मॉर्फ मतलब बाह्य संरचना। जब कवकों की हाइफी जड़ों के समान संरचना बना लेते हैं तो ऐसे हाइफी को माइसिलियम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? राइजोमॉर्फ। क्लियर हो गया? तो नीट की परीक्षा में पूछा जाता है राइजोमॉर्फ संरचना कौन बनाता है? शैवाल, कवक, जीवाणु
या कोई दूसरे जीव दे देंगे। तो मालूम चाहिए राइजोमॉर्फ कवकों की संरचना होती है जड़ों के समान। क्लियर हो गया बेटा? नोट कर सकते हैं इस पॉइंट को। राइजोमॉर्फ जड़ों के समान कवकों की संरचना है। क्लियर नोट कर लिया बेटा? देन कभी कभी जो हाइफी है वो इस तरीके से अरेंज होकर, इस तरह से व्यवस्थित होकर गोल संरचना बना लेते हैं बॉल के समान। ठीक है, ये जड़ों के समान थी, ये बॉल के समान यानी गोल संरचना बना ली। गोल संरचना, तब इस संरचना को बोलते हैं स्क्लेरेशिया। स्क्लेरेशिया, स्क्लेरेशिया याद रखना। स्क्लेरेशिया तो बेटा ये संरचना हमें कैसी याद रखनी है कि स्क्लेरेशिया बॉल के समान कवकों की संरचना है और राइजोमॉर्फ जड़ों के समान कवकों की संरचना है। अंजलि लेट हो गए बेटा क्लास में? मेरा वॉइस आ रहा है अंजलि? अच्छा मैडम वो शायद नहीं दे पाया, ऑफिस की मैडम होगी। आगे देखिए, आप देखोगे आगे देखें ऑफिस में अटेंडेंस लगा लिया। चलो तुम गायब हो गए। क्या आगे देखें तो आप देखोगे बेटा स्क्लेरेशिया बॉल के समान संरचना होती है और राइजोमॉर्फ किसके समान संरचना है? जड़ों के समान। ये दोनों ही किसकी संरचना है? कवकों की। तो कवकों की साधारण संरचना तो ये हो गई, लेकिन कवक कुछ परिस्थितियों में ये दो संरचना भी बनाते हैं। अब ये दो संरचना कब बनाते हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है ना? यहाँ तो सबको क्लियर हो गया? जोर से बोले भाई। सारे बोले यस सर। यस सर। बोले भाई। जैसे जमाता नहीं बोले। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो फाइनली हमने देखा कवकों की दो तरह की संरचना हो गई। कौन कौन सी? राइजोमॉर्फ और स्क्लेरेशिया। देन आगे बढ़े। इसके बाद कवकों में जनन की बात करें। कवकों में जनन मतलब प्रजनन की बात करें तो प्रजनन 3 प्रकार का मिलता है। कितने प्रकार का मिलता है? 3 प्रकार का। फर्स्ट आता है वर्धी जनन, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। सेकेंड देन दूसरा देखें अलैंगिक जनन, यानी कि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है। तो बेटा मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बताता हूँ, इससे आपको कोई दूसरी बुक पढ़ रहे हो समस्या नहीं आए, एक ही जगह मैटर मिल जाएगा पूरा। ठीक है? और धीरे धीरे हम इंग्लिश की बातों को भी, इंग्लिश के वर्ड को भी सीखते चले, क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद तो इंग्लिश तो मालूम चाहिए। तो अभी से क्यों ना स्टार्ट करें? ठीक है ना? तो आप देखोगे अलैंगिक जनन जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और थर्ड आता है
लैंगिक जनन जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा। तो वर्दी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ये 3 तरह का प्रजनन जीवाणुओं में मिलता है। नोट कर सकते हैं हम। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट जो हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं बेटा, उसमें फंजाई से यानी कि कवकों से क्वेश्चंस बहुत सारे मिलते हैं। तो जिन बातों को मैं ज्यादा जोर देके आपको अंडरलाइन कराता हूँ, हमें उन लाइन को तो बहुत अच्छे से तैयार करके चलना है। चलिए आगे बढ़े। तो वर्दी प्रजनन के कौन कौन से तरीके होते हैं वो हम देखेंगे। नाम देखना है यहाँ पे कि जब कवकों को वर्दी प्रजनन करना होता है तो कौन कौन से विधियों का वो यूज करते हैं। तो वर्दी प्रजनन के लिए फ्रेगमेंटेशन मिलता है, ठीक है। बडिंग, सेगमेंटेशन, बडिंग, इसके साथ साथ फिजन। लेकिन जो बात अब बताने वाला वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? राइजोमॉर्फ, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया अपन ने। राइजोमॉर्फ जड़ों के समान कवक, जड़ों की संरचना। यानी कि ऐसे कवक जो जड़ों की समान संरचना बनाते हैं कौन से होते हैं? राइजोमॉर्फ। मैंने बताता है जड़ों की मतलब कवकों की मुख्य संरचना नहीं होती, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है। फिजन, FISSION, अभी लिखा हुआ हिंदी में भी देता हूं आपको, या हिंदी में भी देता हूं। तो याद रखना राइजोमॉर्फ जैसी संरचना कवक कब बनाते हैं? जब उनको वर्दी प्रजनन करना होता है। ऐसे ही स्केलेरेशिया, स्केलेरेशिया जैसी संरचना कब बनाते हैं? जब उनको वर्दी प्रजनन करना होता है। यानी कि पहला हो गया फ्रेगमेंटेशन, बडिंग जिसे कायिक जनन भी बोलते हैं, फिजन, इसका इंग्लिश में याद रखें फिजन, फिजन नोट कर सकते हैं। तो वर्दी प्रजनन होता क्या है? ये मुख्यतः बेटा पौधों में मिलता है और कुछ जीवाणु भी, सॉरी कुछ कवक भी प्रदर्शित कर रहे हैं। पहले नोट कर लीजिए। तो ये वर्दी प्रजनन होता क्या है? मिलता है मुख्यतः पादपों में मिलता है। आपने देखा होगा पौधों का कोई भाग से अलग हो जाए और अलग हुआ भाग एक नए पौधे का निर्माण करते, तो वो कौन सा होता है? वर्दी प्रजनन। फंगस भी कई बार आपने देखी होगी, एक जगह फंगस लग रही है और हमने वहां से झड़ा दी, कहीं दूसरी गिर गई फंगस, तो वहां पे भी ग्रो कर जाती है कि नहीं? तो जब कोई जीव अलग होकर अपनी संख्या बढ़ाता है तो वो वर्दी प्रजनन में आता है। और संख्या बढ़ाने के कई सारे मेथड होते हैं, अभी हमें नाम याद रखना है। जब मैं आपको 12वीं कक्षा का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, कौन सा? प्रजनन, तब इनके बारे में, प्रोडक्शन क्या है, तब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो अभी हमें इतना मालूम होना चाहिए, कवकों में वर्दी प्रजनन की 5 विधियां होती हैं। समझ में आ गई 5 विधि कौन कौन सी है? मैंने आपको बताया कि कवक जड़ों की समान संरचना, कवक गोले के समान यानी बॉल के समान संरचना कब बनाते हैं? वर्दी प्रजनन के समय। ये बात इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है।
देन कवक आलैंगिक जनन, नोट करेंगे इस पॉइंट को, कवक आलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा करते हैं। बीजाणु जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पोर, हम पढ़ चुके हैं जब मैं आपको जीवाणुओं में स्पोर बताए थे, याद आ रहा है कि नहीं? जीवाणुओं में स्पोर अपन ने एंडोस्पोर पढ़े थे, याद आ रहा है कि नहीं? ऑनलाइन Yes, sir. ओके, तो जीवाणुओं में आलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। नोट करेंगे बीजाणु की परिभाषा पहले, स्पोर की परिभाषा पहले भी लिख पाई थी, फिर नोट करेंगे, हम भूल जाते हैं इसलिए। स्पोर की डेफिनेशन या बीजाणु की परिभाषा, बीजाणु यानी कि स्पोर या बीजाणु आलैंगिक जनन में बनने वाली जनन कोशिकाएं होती हैं। आलैंगिक जनन में बनने वाली जनन कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना? जैसे हमारी बॉडी में जनन कोशिकाएं कौन सी बनती हैं? शुक्राणु। महिलाओं में कौन सी बनती हैं? अंडाणु बनते हैं नहीं, लेकिन वो कौन से जनन में बन रही है? लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी कि आलैंगिक जनन में जनन कोशिका कौन सी बनती है? बीजाणु यानी कि स्पोर। क्लियर हो गई वाली बात सबको? चलिए, कोई भी जीव हो उसमें आलैंगिक जनन में बनने वाली जनन कोशिका कौन सी होती है? स्पोर होती है। कवक सबसे ज्यादा प्रजनन यही वाला करती है, कौन सा? बीजाणुओं के। याद रखना, नोट करेंगे इस पॉइंट को। कवकों में मुख्यतः जीवाणुओं के थ्रू आलैंगिक जनन मिलता है। कवकों में मुख्यतः आलैंगिक जनन बीजाणुओं के थ्रू, कवकों में मुख्यतः बीजाणुओं के द्वारा आलैंगिक जनन मिलता है। अब याद रखना, कवक 5 तरह के बीजाणु बनाते हैं। कवक मैदान जीवाणुओं से स्पोर्स के थ्रू कर रहे हैं, और कवक ही ऐसे जीव होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा प्रकार के बीजाणु बनते हैं, और कोई दूसरा जीव नहीं बनाता। ना तो बैक्टीरिया बना रहे हैं, ना कोई प्लांट बनाएंगे। कवक ही है जो सबसे डिफरेंट तरह के स्पोर बनाते हैं, ठीक है ना? तो हर एक की बात इंपॉर्टेंट है, मैं नोट करता हूं। कवकों में बीजाणु 5 तरह के बनते हैं। कौन कौन से? यानी कि जू स्पोर, पहला जू स्पोर, ऐसे ही याद करेंगे बेटा, नीट में फायदा मिलेगा। जू स्पोर। दूसरे कॉनिडिया, तीसरे स्पोरेन जियो स्पोर, स्पोरेन जियो स्पोर। चौथे आते हैं क्ले माइडो
स्पोर। सर ये अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। नहीं बेटा, ये अलैंगिक जनन किसके थ्रू हो रहा है? बीजाणुओं के थ्रू हो रहा है। ये बीजाणुओं के प्रकार है, यानी कि टाइप्स ऑफ स्पोर, यानी बीजाणु कवकों में 5 तरह के बन रहे हैं। क्लियर हो गया ये बात बेटा? ऑनलाइन जिसने पूछा क्वेश्चन, यस सर, 5 तरह के होते हैं। कवकों में 5 तरह के बीजाणु बन रहे हैं। क्लेमाइडोस्पोर, नाम याद रखना है सबसे पहले तो हमें, फिर 4-5 में अंतर देखेंगे, एक एक पॉइंट है, ज्यादा नहीं है। क्लेमाइडोस्पोर और कॉर्नेडिया, होगा सही तो क्या होगा कॉर्नेडिया? सॉरी, ऊडिया, ऊडिया, क्वांटिटी मैंने कर लिख दिया, ऊडिया। कैसे कैसे नाम है, ठीक है? तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो कवक, इनके हिंदी नाम देखो तो और ज्यादा कठिन है वो, और उन पे कभी क्वेश्चंस भी नहीं मिलते। हम ये घंटों में तैयार करते हैं हिंदी नामों को, और परीक्षाओं में हिंदी नाम पूछे भी नहीं, यही सही है। काम आगे चल के बस आगे चल के तो सरलता मिलेगी। यदि हम इंग्लिश की स्पेलिंग गड़बड़ करते हैं या पढ़ने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सीखा था, मेरे गुरु ने भी मुझे ऐसे ही सिखाया। ठीक है, समझ में आ रही है ना? तो हम उसी, कहते हैं ना, उसी जनरेशन को फॉलो करते चलते। मैं भी शुद्ध हिंदी से पढ़ा हूँ, आपको कई बार बताया मैंने ऑनलाइन। मैंने 12वीं कक्षा तक हिंदी मीडियम से पढ़ा, अपनी मैंने ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम से करी, ग्रेजुएशन समझ गए? फिर मैंने अपनी मास्टर डिग्री इंग्लिश मीडियम से करी, पीएचडी इंग्लिश मीडियम से करी। तो हम धीरे धीरे कोशिश करते रहेंगे, तो फिर एक समय ऐसा आता है कि हमारा हिंदी में हाथ तक हो जाता है। समझ गए ना मेरी बात? तो वही होता है। तो कोशिश करने से सब चीज हम सीख जाते हैं, तो हमें भविष्य में दिक्कत नहीं आती। हम किसी भी फील्ड में जाए तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा? तो हमने देखा जीवाणुओं में, सॉरी, कवकों में बीजाणु कितने तरह के बनते हैं? 5 तरह। जूस्पोर, कॉर्नेडियोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर, ऊडिया और स्पॉन्जियोस्पोर। सबको क्लियर हो गए? मैंने आपको आधा सेकंड का समय दिया, अभी याद करें। अब कौन सा आधा सेकंड? ज्यादा समय हो गया। चलिए याद करें, तो कौन कौन से हो गए? जूस्पोर, कॉर्नेडिया, स्पॉन्जियोस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर और ऊडिया। ऊडिया, ऊडिया, ऊडिया नहीं, ऊडिया। चलिए भैया, देन अब ध्यान दें, एक नई बात आपके लिए बहुत जरूरी। मान लीजिए मैं कवकों को माइक्रोस्कोप से देख रहा था, ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है? हाइफी। और आपको बताया हाइफी मिलकर क्या बना देते हैं? माइसिलियम। तो माइसिलियम के जो हाइफी होते हैं, ध्यान सुनिएगा बात, माइसिलियम के हाइफी होते हैं, ये गुब्बारे के समान, यानी बैलून लाइक, यानी फूली हुई संरचना बनाते, फूली हुई संरचना, यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक। छोटा दिखाई दे रहा होगा, सैक लाइक। बेटा ऑडियो म्यूट कर दे, मानो ऑडियो म्यूट कर दे बेटा। ओके, तो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही बीजाणुओं का निर्माण होता है। अंदर, बिल्कुल इन्हीं के अंदर क्या बन रहे हैं? बीजाणु। ठीक है? तो फंगस के हम हाइफी को, कवक के हाइफी को
माइक्रोस्कोप से देखें तो उसके अंदर हमें बैलून के समान यानी पूरी संरचना मिलती है, उसी के अंदर बीजाणु बनते हैं। ठीक है, इस बैलून लाइक संरचना को जिसके अंदर बीजाणु का निर्माण हो रहा है, इस संरचना को बोला जाता है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम यानी कि बीजाणु धानी। बीजाणु धानी, धानी इस पे धन जा रहा हो, मतलब कौन सा धन? बीजाणु वाला धन, इसलिए नाम क्या पड़ गया? बीजाणु धानी यानी कि स्पोरेंजियम। यानी स्पोरेंजियम के अंदर ही स्पोर का निर्माण होता है, या ये बोलो बीजाणु धानी के अंदर ही बीजाणु का निर्माण होता है। क्लियर हो गई वाली बात? क्लियर बेटा? हाँ, नोट करिए। यस सर। सर इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर का नाम बताया मैंने, ये हाइफी था। हाइफी में जीवाणु की संरचना बनी, पूरी संरचना। इस पूरी संरचना को बोलते हैं बेटा स्पोरेंजियम या बीजाणुधानी। इंग्लिश में स्पोरेंजियम, हिंदी में बीजाणुधानी, क्योंकि इसी के अंदर बीजाणु का निर्माण हो रहा है। किसका हो रहा है बेटा? बीजाणु का। मैं 10 साल तक, 10 नहीं 8.5 साल तक रिसर्च में भी रहा और टीचिंग में भी। मेरे 7 इंटरनेशनल पेपर है, लेकिन मेरा शौक टीचिंग का। गूगल पे आप सर्च करो तो मिल जाऊंगा। अब शायद ना मिलो, क्योंकि गूगल भी जो चीज़ ज़्यादा सर्च होती रहती है उसको दिखाना है। मेरा काम 8 साल 9 साल पहले का, या अलग बात है मैं आपसे 4 साल छोटा हूँ। मतलब मेरी एज मत निकाल लेना सर की एज कितनी है। ठीक है, मैं 2003 से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब अगर मेरी एज निकालना होगी तो बहुत पुरानी बात होगी। हैं? क्या बेटा? रिसर्च सेंटर इसलिए छोड़ दिए क्योंकि एक तो शौक नहीं है, इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका शौक है। ठीक है, दूसरा हमारे भारत में रिसर्च करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, इसमें ईमानदार इंसान तो काम कर नहीं सकता। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे इस चीज के लिए आपको देखने समझ आएगा। तो बहुत कठिन डगर होती है और मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि कठिन डगर पार कर पाऊँ, इसलिए छोड़ चला। ठीक है ना? चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो और आज की तारीख में अच्छा कि मैंने छोड़ दिया, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर्स बन गए। ठीक है, जो डॉक्टर नहीं बन पाए मान लो किसी कारण से, तो कई सारे ऐसे हैं जो उन्होंने अपनी बायोलॉजी को अच्छा पढ़ाया या अपने सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड करी, तो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाले। कई सारे पटवारी बने हुए, कई सारे पुलिस में एसआई बने हुए। ठीक है, और जिस सिटी में मैं बात करूँ, जिस सिटी में मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पर कई सारे कॉलेजों में मेरे स्टूडेंट टीचर बन गए। तो वो जितना चीज मैंने अर्जित करी वो वहाँ पे शायद नहीं करता। ठीक है ना? चलिए, तो फिलहाल अपन इस पे ध्यान दें। हम सबको अपना एक टारगेट डिसाइड यानी कि अपना लक्ष्य डिसाइड करना चाहिए। आजकल की जनरेशन यानी स्पेशली लड़कों की बात करें, लेकिन हम लड़कों के नहीं, आज पिछले 2-3 सालों से मैं लड़कियों की बात ज्यादा करता हूँ। बहुत ज्यादा गड़बड़ होती जा रही है। ठीक है ना? लड़का यदि कहीं बिगड़ रहा है तो लगता है कि सुधर जाएगा, लेकिन एक बार लड़का यदि बिगड़ गया, हम गलत राह पे चले गए तो हमारा जीवन पूरा बर्बाद होगा। ठीक है ना? लड़की यदि बिगड़ती है 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के लिए, तो उसका पूरा जीवन बर्बाद होगा। क्यों? उसकी फाइनली शादी हो जाती है कहीं ना कहीं, तो शादी आती है तो उसका काम चल जाता है, जीवन कट जाता है। लड़का एक बार गलत राह पे चला गया तो जीवन बर्बाद हुई है। ये बात मान के चलो बेटा।
जीवन में एक चीज याद रखो कि आपने इस चीज पे आपने अपने मेहनत कर ली तो आपका जीवन शांतिपूर्वक अच्छा निकलेगा। और अभी आपने मेहनत नहीं करी तो पूरी जिंदगी या फिर मेहनत ही करते रहोगे, शांति सुकून मिलेगा। ठीक है। और आपको एक जीवन का एक कड़ू सत्य बताऊं कि शांति और सुकून सबसे ज्यादा मिलता है पैसे से। यदि कोई कहता है कि नहीं पैसे में नहीं होता तो पैसे से ही मिलता है। आप अपने रिश्तेदारों में देखो कि आपके पास यदि पैसा होगा तो सारे रिश्तेदार आपके होंगे, और आपके पास पैसा नहीं होगा तो कोई आपको नहीं पूछे। होता है कि नहीं ऐसा? ऐसा। तो अभी तो हमें ये नहीं कहना पैसा कमाना है, पहले हमें अपने आप को इस लेवल पे पहुंचाना है जिससे पैसा हमारे पास अपने आता है। ठीक है, ये याद रखो। तो अभी आपकी एज पैसा कमाने की नहीं है, अभी आपकी एज है अपने आप को निखारने, किसी भी गलत राह पे ना जाए, केवल अपनी पढ़ाई को आप ये मान के चलो यदि आप मेहनत कर रहे हो किसी भी फील्ड में तो उसका फल निश्चित मिलता है, ये बात मान के चलो। आपको भगवान ना करे आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया, भगवान ना करे, तो हो सकता मान लो नहीं हो पाया, पर आपने पढ़ाई बहुत अच्छी कर रही है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं दूसरी जगह आपको मिलेगा ही। ये आप क्या बात नोट करो, ठीक है ना। यानी हमारा मुख्य लक्ष्य तो क्या है, नीट क्वालिफाई करना है, उसके लिए हम जी तोड़ कोशिश करेंगे। जी तोड़ कोशिश कई तरीके से की जाती है, यानी केवल पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे आपको सिखाया जाएगा, धीरे धीरे आपको सिखाया जाएगा कैसे मेहनत करनी है, और ये हम उन चीज़ों को तरीके से करते आते हैं तो हमारा सिलेक्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। और डॉक्टर जैसी लाइफ किसी की नहीं है। आपको बता दूं, यदि बड़ी मीटिंग में सरकारी मीटिंग चल रही हो और आप डॉक्टर यदि लेट पहुंचे तो उसको कोई कुछ कह नहीं सकता कि आप लेट क्यों। कोई इंजीनियर लेट पहुंचे, कोई बड़ा अधिकारी आईपीएस अधिकारी पहुंचे तो भी नेता नगरी वाले पूछ लेंगे उससे तो भैया तुम लेट क्यों। डॉक्टर से पास में आ रही है ना, और डॉक्टर के आने से अच्छे लोग खड़े हुए पास में आने की नहीं, तो हमें उस लक्ष्य पे पहुंचने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है। यदि मेहनत नहीं होती तो हर कोई आसानी से ग्रहण कर लेता है, सही कह रहा नहीं। तो मेहनत करने के लिए अब तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुलते भी जा रहे हैं, बच्चों की संख्या कम है डॉक्टर तैयारी करने तो आसान। आज से कुछ साल पहले देखे तो मेडिकल कॉलेज भी कम हुआ करते थे और बच्चे हुआ करते थे ज्यादा। पहले कॉमर्स लेने वाले कम हुआ करते थे, कल आर्ट्स लेने वाले कम हुआ करते थे, जीव विज्ञान गणित लेने वाले ज्यादा हुआ करते। आज जीव विज्ञान गणित लेने वाले कम है और मेडिकल कॉलेज ज्यादा है, तो सिलेक्शन आसान है। ठीक है ना। जब हम लोग तैयारी करते थे तो हमारे समय 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे पूरे मध्य प्रदेश में, 5 की सीट मिला के कितनी हुआ करती 400 सीटें। ठीक है, 35,000 से ज्यादा बच्चा बैठता था मध्य प्रदेश का उस समय। अब उल्टा डेटा है, कितने सारे एक ही कॉलेज में 400-500 सीटें मिलते हैं, नहीं। तो उसके लिए ये नहीं कि इजी हो गया, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़ाई का कोई मैसेज नहीं। मैं आपको पढ़ाई करोगे तो फायदा मिलेगी, लेकिन हमारी जो एज है ना इस एज पे भटकने वाली ही बहुत ये चल रही है। आपकी एज होगी तुम जो चल रही है ये भटकने वाली है। हम कई चीजों में भटक जाते हैं, गलत संगति में भटक जाते हैं, दूसरे के बहकावे में भटक जाते हैं, या हमारी बॉडी की जो हार्मोन्स हैं वो हमें बहकाने में मदद करते हैं, तो उस पर कंट्रोल करना। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें। तो अपन बात कर रहे थे जीवाणुओं में बीजाणुओं की। तो बीजाणु 5 तरह के जीव कवकों में बनते हैं। कौन कौन से, सबको नाम याद रहना चाहिए। और इन बीजाणुओं का निर्माण जिन फूलों की संरचना में होता है उस फूली संरचना होते हैं बीजाणु धानी यानी कि स्पोरेंजियम। अब ये स्पोरेंजियम हाइफी के अंदर है या बाहर है? हाइफी के अंदर है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात रखते रहते हैं बच्चे, समझना है कि जब बीजाणुओं का निर्माण यानी स्पोर का निर्माण
हाइफी के अंदर होता है तो ऐसे बीजाणु को अंता बीजाणु कहते हैं। ठीक है ना, यानी बीजाणुओं का निर्माण जब हाइफी के अंदर हो रहा है यानी कि उन्हें क्या बोलते हैं, अंता बीजाणु, यानी कि इनका निर्माण एंडोजीनसली होता है, एंडोजीनसली, नोट करेंगे वाला वर्ड, यानी जो बीजाणु स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं या बीजाणु धानी के अंदर बनते हैं उन्हें अपन अंता बीजाणु यानी कि एंडोजीनसली बनते हैं, याद रखना एंडोजीनसली वर्ड याद रखना। लेकिन आपको जैसे सब आगे बढ़ेंगे ये देखेंगे कभी कभी बीजाणुओं का निर्माण हाइफी की सरफेस पे भी हो जाता है। ये क्या बन रहे हैं, बीजाणु, बीजाणु बन रहे हैं, हाइफी के बाहर बन रहे हैं, इन्हें बाह्य बीजाणु बोला है। ठीक है ना, यानी कि एक्सोजीनसली बनते हैं, एक्सोजीनसली, एक्सोजीनसली बनते हैं। सबको क्लियर हो गई यारी बात। तो बीजाणुओं का निर्माण कवकों में दो तरीके से हो सकता है, एंडोजीनसली भी हो सकता है और एक्सोजीनसली भी हो सकता है। ज्यादा पॉइंट नोट करेंगे, भूल जाते हैं दोनों लैंग्वेज में। कवकों में नोट पॉइंट करके लिखेंगे, कवकों में बीजाणुओं का निर्माण दो तरह से हो सकता है। पहले लिखेंगे एंडोजीनसली, ऐसे लिखेंगे एंडोजीनसली, एंडोजीनसली, दूसरा हो गया एक्सोजीनसली, एक्सोजीनसली। जैसे हमारा कवक फिनिश हो जाएगा इसी में कोशिका विज्ञान स्टार्ट कर दूंगा, पादप जगत नहीं पढ़ेंगे पहले, क्या स्टार्ट कर देंगे, कोशिका, सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो बाह्य बीजाणु और अंतः बीजाणु में अंतर समझाया गया होगा आपका, सबको क्लियर है ऑनलाइन बच्चों में भी? यस सर। ओके, अब ध्यान देने वाली बात ये, अब मुझे कुछ नहीं करना है सब में, इसके बेसिस पे हम अंतर दे सकते हैं। जू स्पोर हमेशा एंडोजीनसली बनते हैं, मतलब समझ में आएगी आपको? यस सर। कॉलेडिया एक्सोजीनसली बनते हैं, जूस्पोर मोटाइल होते हैं, मोटाइल का मतलब जो चल सकते हैं, गतिमान। कैसे होते हैं, गतिमान होते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी इनमें गति नहीं होती, यानी कि अगतिमान होते हैं। इन दोनों में मुख्यतः अंतर पूछा जाता है नीट में। तो दो अंतर हमें मिल गए, एक तो ये और ये एंडोजीनसली बन रहे हैं, ये एक्सोजीनसली बन रहे हैं, ये मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है ना, तो
कवकों में कभी भी मैं आपसे पूछूं, कवकों में गतिमान बीजाणु कौन से हैं? जूस्पोर, ठीक है। और अगतिमान जो नॉन मोटाइल कौन से होते हैं? कॉनिडिया। अब ध्यान दें, कवक स्पॉन्जियोस्पोर में जो बन रहे हैं ये होते तो एंडोजीनसली हैं, यानी बनते तो अंदर की तरफ हैं, लेकिन अगतिमान होते स्पॉन्जियोस्पोर, यानी कि इसमें दोनों की प्रॉपर्टी हो गई, दोनों की लक्षण हो गए कि नहीं? इसके समान कौन सा हो गया? एंडोजीनसली, और इसके समान हो गया नॉन मोटाइल, ठीक है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कवक याली बीजाणुओं को विपरीत परिस्थितियों में बनाता है। याद रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। कवक विपरीत परिस्थितियों में कौन से बीजाणु बनाते हैं? क्लेमाइडोस्पोर, बहुत इंपॉर्टेंट नीट के लिए। जैसे कवकों के अनुसार तापमान नहीं है, कवकों के अनुसार पीएच यानी अम्लता नहीं है, अम्लता नहीं है, तो कवक याद रखिएगा कौन से बीजाणु बनाएंगे? क्लेमाइडोस्पोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। विपरीत परिस्थितियों में बनने वाले बीजाणु कवकों में कौन से होते हैं? क्लेमाइडोस्पोर। अगला आ गया ऊडिया। ये गोल या अंड आकार के बीजाणु जो कुछ ही कवक बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं याद रखना है, एरी सिफी, ये एक उदाहरण याद रखना है, एरी सिफी। मैंने बताया आपको कि ऊडिया कुछ ही कवकों में बनने वाले बीजाणु होते हैं जो गोल या अंडाकार होते हैं, गोल या अंडाकार होते हैं। उदाहरण के लिए एरिसिफी, समझ में आ गई बात? तो हमने देख लिया कवकों में प्रजनन की बात कर रहे थे, तो कवकों में 3 तरह का प्रजनन मिलता है, वर्धी प्रजनन, आलिंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। वर्धी प्रजनन की 5 विधि हो सकती हैं, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग और फिजन और ऑस्कुलेशिया। जबकि आलिंगिक प्रजनन की एक ही विधि होती है, बीजाणुओं के थ्रू। लेकिन कवकों में सबसे अधिक 5 तरह के बीजाणुओं का निर्माण होता है। कौन कौन से? जूस्पोर, ऊडिया, कॉनिडिया, स्पॉन्जियोस्पोर्स और क्लेमाइडोस्पोर्स। 5 स्पोर में जो मैंने मुख्य अंतर बताए वो हमें याद होना चाहिए, जिसमें जूस्पोर मोटाइल स्पोर्स होते हैं और कॉनिडिया विपरीत परिस्थितियों में बनने वाले बीजाणु होते हैं। अब हमें स्टार्ट करना है कवकों में लैंगिक प्रजनन, जिससे मैं नेक्स्ट कक्षा में स्टार्ट करूंगा। आज की क्लास कितना काफी है, समझ में आ गया बेटा सभी को? क्लियर पूरी सारी बातें? चलिए भाई, थैंक यू भाई। ऑनलाइन बच्चों क्लियर बेटा? यस सर, बाय बाय बेटा, ओके। Yes, sir. Thank you, sir.